हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगशन फैन फिक्शन एक्सप्लेनेशन। और आज मैं आपके साथ वाइट ओमेगा फॉक्स का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। अगर आपको ये फैन फिक्शन पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए वाइट ओमेगा फॉक्स का हम नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। तो इससे पहले वाले पार्ट में हमने देखा था जब वांग जी वापस अपने घर जिंगशी में लौटा तो वो अपने रोब्स को उतार रहा था। तभी वी यिंग बात लेकर बाथरूम से बाहर आता है। जब वी यिंग बाथरूम से बाहर आया तो उसकी बॉडी एक अजीब तरह से रिएक्ट करने लगी थी। वी यिंग की आंखें बिल्कुल गोल्डन हो चुकी थी, जिसके बाद वी यिंग की बॉडी से एक अलग तरह के फेरोमोन्स रिलीज होने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे वी यिंग अपनी हीट में आ रहा हो। वी यिंग बहुत बुरी तरह से अपनी हीट में आ रहा था। वी यिंग के फेरोमोन्स ने वांग जी को बहुत बुरी तरह से इफेक्ट कर दिया था, जिस वजह से वांग जी वी यिंग के साथ इंटीमेट हुआ। जब मॉर्निंग को वांग जी उठा तो वो देखता है कि वी यिंग उसे हक करके सोया हुआ है। इसके बाद वांग जी जल्दी से बेड से खड़ा होता है और वॉशरूम चला जाता है। वांग जी अच्छे से बात लेता है और वो वॉशरूम से बाहर आता है। जैसे ही वांग जी वॉशरूम से बाहर आता है तो वो वी यिंग को वहाँ बैठे हुए देखता है। जैसे ही वांग जी ने वी यिंग को वहाँ बेड पर बैठे हुए देखा तो वो वी यिंग की ओर देखने लगता है। वांग जी को फिर याद आता है कि कल रात उसने वी यिंग को एक अलग स्टेट में देखा था। वी यिंग की आंखें बिल्कुल गोल्डन थी, उसकी बॉडी से एक अलग तरह की सेंट आ रही थी जो कि कोई भी ओमेगा की नहीं हो सकती है। वे यिंग वांग जी की ओर ही देख रहा था। वांग जी अपने विचारों में खोया हुआ था। तभी विंग ने कहा कि मुझे माफ़ कर दीजिएगा राजकुमार। विंग वांग जी की ओर देखकर ये बोल रहा था। तभी विंग की आंखें फिर से गोल्डन हो जाती हैं और उसकी बॉडी से फिर से एक अलग तरह की फेरोमोन्स रिलीज होना शुरू हो जाते हैं। वांग जी वी यिंग की ओर ही देख रहा था। अचानक से वी यिंग वहीं बेड पर बेहोश हो जाता है। वांग जी ये देखता है तो उसे कुछ भी समझ नहीं आता। वांग जी जल्दी से वी यिंग के पास आता है और वो उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वी यिंग तो अपने होश में नहीं आ रहा था। इसके बाद वांग जी ने वी यिंग को अच्छे से ड्रेसअप किया और उसके बाद वो रूम से बाहर चला गया हीलर को बुलाने के लिए। कुछ टाइम के बाद वांग जी एक हीलर के साथ जिंगशी के अंदर वापस आता है। जिंगशी में आने के बाद वांग जी वहीं रूम के बाहर हीलर का वेट करने लगता है। कुछ टाइम के बाद वी यिंग को चेक करने के बाद हीलर रूम से बाहर आता है और वो वांग जी के सामने वो करता है और बोलता है, यंग मास्टर, मुझे नहीं पता कि मिसेस लैन को क्या हुआ है। आज से पहले मैंने कभी भी किसी को इस तरह से सोते हुए नहीं देखा, मानो वो एक सपना देख रहे हों और वो उस सपने से बाहर ही नहीं आना चाहते हों। वांग जी भी सुनकर हैरान था, उसे भी कुछ समझ नहीं आया। उस हीलर ने कहा कि यंग मास्टर, मैंने उन्हें दवाइयाँ दे दी हैं। मुझे लगता है कि वो कुछ टाइम के बाद अपने होश में आ जाएंगे। अगर फिर भी वो होश में नहीं आते हैं तो फिर हमें उन्हें मेरे गुरुजी को दिखाना होगा। शायद हो सकता है कि वो ही उन्हें ठीक कर पाएँ। इसके बाद वांग जी उस हीलर को रूम से बाहर जाने के लिए बोल देता है। हीलर वांग जी को वॉक करता है और वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वांग जी फिर वी यिंग के पास आता है और देखता है वी यिंग आराम से बेड पर सोया हुआ हो। वी यिंग सोते हुए बहुत ही अच्छा लग रहा था। इसके बाद वांग जी जिंगशी के रूम के बाहर एक स्पेल पड़ता है, जिस वजह से वहाँ कोई भी एंटर न कर सके। इसके बाद वांग जी जल्दी से वहाँ से चला जाता है। वांग जी सीधा लाइब्रेरी पवेलियन में आता है। वहाँ आने के बाद वांग जी जल्दी से सीक्रेट रूम के अंदर जाता है और वहाँ पर वो काफ़ी सारी बुक्स पढ़ने लगता है ओमेगास के बारे में, लेकिन किसी भी बुक को पढ़कर उसे सही जानकारी नहीं मिलती। उसे जानना था कि विकी की आंखें इस तरह से क्यों थी। इसके बाद वांग जी अपना पूरा दिन लाइब्रेरी पवेलियन में ही बिता देता है बुक्स को पढ़ने के अंदर। इसके बाद इवनिंग को वांग जी जब वापस अपने घर जाता है तो वो देखता है कि वी यिंग अपने होश में आ चुका था और वो खाना बना रहा था। वांग जी वी यिंग के पास जाता है। जैसे ही वी यिंग को महसूस हुआ कि कोई उसके पास वहाँ पर खड़ा हुआ है, वी यिंग डर जाता है और वो पीछे मुड़कर देखता है और अपने सिर को नीचे झुका लेता है और बोलता है, आज को मुझे मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं वांग जी वी यिंग की ओर देखता है और बोलता है, ठीक है, मुझे बताओ कि तुम इस तरह से बिहेव क्यों कर रहे हो और कल तुम्हारी आंखें। वी यिंग वांग जी की ओर हैरानी में देखता है और बोलता है, राजकुमार, क्या क्या मैंने कुछ गलत किया? वी यिंग वांग जी की ओर देखकर ये सब बोल रहा था। वांग जी ने कहा कि नहीं, कुछ नहीं। इसके बाद वांग जी टेबल पर आकर बैठ जाता है। वी यिंग वांग जी के लिए खाना लेकर आता है और वो बोलता है, राजकुमार, आज मैंने इसमें बिल्कुल भी स्पाइस नहीं डाला। आज से मैं इसी तरह का खाना बनाऊंगा। प्लीज़ आप इसे खाकर बताइए कि ये कैसा है। वांग जी अपना सिर हमें हिलाता है। इसके बाद वांग जी
अपनी चॉपस्टिक को लेता है और वो उस खाने को थोड़ा सा खाकर देखता है। आज तो बिल्कुल भी उस खाने में स्पाइस नहीं था, ये तो बिल्कुल ऐसा ही था जैसे क्लाउड रेसिस में खाना बनाया जाता हो। वांग जी और वी यिंग दोनों ही आराम से बैठकर वहाँ पर अपने डिनर को कंप्लीट करते हैं। इसके बाद वांग जी फिर से वहाँ हॉल के अंदर जाकर बैठ जाता है और वो फिर से मेडिटेशन करने लगता है। इसके बाद वे यिंग वहीं बैठकर वांग जी को ही देख रहा था। इसके बाद वांग जी देखता है कि उसे मेडिटेशन करते हुए काफ़ी टाइम हो गया है। वांग जी अपनी आइज़ को ओपन करता है तो वो देखता है कि वी यिंग अभी भी वहीं बैठा हुआ था और वांग जी की ओर ही देख रहा था। जैसे ही वांग जी अपनी जगह से खड़ा होता है, वे यिंग भी अपनी जगह से खड़ा हो जाता है। वांग जी ने वे यिंग की ओर देखा और वो बोलता है, तुम सोए क्यों नहीं? वे यिंग वांग जी की ओर देखता है और बोलता है, "आ, आ, आप यहाँ बैठे हुए थे तो मैं कैसे सो सकता हूँ?" वांग जी ने वी यिंग की ओर देखा और वो बोलता है कि आगे से मेरा इंतजार मत करना और चुपचाप जाकर रूम के अंदर सो जाना। वी यिंग अपने सिर को हाँ में हिलाता है। इसके बाद वांग जी अपने रूम की ओर जाने लगता है। वांग जी देखता है कि वी यिंग अभी भी वहीं पर खड़ा हुआ था। इसके बाद वांग जी वी यिंग की ओर पीछे मुड़कर देखता है और बोलता है, अब वहीं खड़े रहोगे या आके सोओगे भी? वी यिंग अपने सिर को हाँ में हिलाता है और वो भी वांग जी के पीछे पीछे आने लगता है। इसके बाद वांग जी अपने अपर रॉब्स को निकालता है और वो बेड पर जाकर लेट जाता है। वांग जी वी यिंग की ओर देखता है जो कि अभी भी डोर के पास खड़ा हुआ था। इसके बाद वांग जी वी यिंग की ओर देखता है और बोलता है, 9 बज गए हैं, आकर यहाँ चुपचाप सो जाओ। वी यिंग अपने सिर को हाँ में हिलाता है और वो भी अपने अपर रॉब्स को निकाल देता है और वांग जी के पास आकर सो जाता है। वांग जी एक साइड बैठ के सोया हुआ था और वी यिंग दूसरे साइड बैठ के सोया हुआ था। इस वक्त मिडनाइट का समय था। वे किंग आराम से वांग जी की और अपना फेस किए हुए सोया हुआ था और उसने वांग जी के चेस्ट पर अपना एक हाथ रखा हुआ था, उसे एक हाथ से पकड़ा हुआ था। तभी वे किंग को ऐसा लगा जैसे कोई उसे बुला रहा हो। एक अजीब सी चीज़, एक अलग सा एहसास वे किंग को हो रहा था, मानो कोई उसे बुला रहा हो। बहुत प्यार से वे किंग नींद में ही रोने लगता है। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। वेई यिंग जो आवाज़ सुन रहा था उसे उस आवाज़ में बहुत एक दर्द नज़र आ रहा था। वेई यिंग अपने आप ही रोने लगता है। वेई यिंग को तो पता भी नहीं चलता कि उसकी आंखों से आंसू गिर रहे हैं। तभी अचानक से वेई यिंग बहुत ही ज़्यादा घबराने लगता है। उसकी पूरी बॉडी बिल्कुल स्वेटी हो जाती है। वेई यिंग जल्दी से अपनी आइज़ को ओपन करता है और वो बेड पर बैठ जाता है। विंग की हार्ट बीट बहुत फास्ट हो गई थी। विंग को कुछ भी समझ नहीं आया कि क्या हुआ, अभी क्या हुआ था उसके साथ, उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आया। जिसके बाद विंग अपने हाथों को लेता है और अपने फेस पर रखता है। तब उसका ध्यान जाता है कि उसकी आंखों से आंसू गिर रहे हैं। विंग देखता है कि उसकी पूरी चिक्स बिल्कुल वेट हो गई हैं। आंसुओं की वजह से उसकी आंखें भी धुंधली हो गई हैं क्योंकि आंखों में आंसू थे। विंग जल्दी से अपने आंसुओं को वाइप करता है और फिर वो बेड की ओर देखता है जहाँ विंग सोया हुआ था। वो जगह भी बिल्कुल गीली हो चुकी थी। विंग बहुत अजीब सा महसूस करने लगता है। तभी विंग की आंखें फिर से गोल्डन होने लगती हैं। विंग को फिर सभी चीज़ें धुंधली सी दिखाई देने लगती हैं। विंग अपने आप को संभालता है और वो अपनी आइज़ को बंद कर लेता है। कुछ टाइम के बाद फिर से वो अपनी आंखें खोलता है तो फिर से उसे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है। विंग को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। इसके बाद विंग ने वांग जी की ओर देखा और वो जल्दी से वांग जी को हग करता है और उसके चारों ओर अपने हाथों को लपेट लेता है। वी यिंग ने वांग जी को बहुत टाइटली होल्ड किया था जिस वजह से वांग जी की नींद टूट गई। वांग जी अपनी आंखों को खोलकर देखता है तो वी यिंग ने उसे पूरी तरह से पकड़ा हुआ था। वांग जी ये देखकर कुछ नहीं बोलता और वो चुपचाप ऐसे ही लेटा रहता है। वांग जी के मन में विंग को लेकर कोई फीलिंग्स नहीं है तो बस एक नफरत है जो वांग जी खुद भी नहीं पता कि क्यों करता है वी यिंग से। अब हमें एक लेडी को दिखाया जाता है जो एक फ्लावर के पास बैठी हुई थी और वो उस फ्लावर को ही देखे जा रही थी। तभी एक आदमी उसके पास आता है और बोलता है, कैंग से तुम कब तक इस फूल को ऐसे ही देखती रहोगी? जब उसका सही वक्त आएगा तो ये फ्लावर अपने आप खिल जाएगा, हम ज़रूर मिलेंगे उससे। तभी वो लेडीज़ उस पर्सन की ओर देखती है और उसे टाइटली होल्ड कर लेती है और रोते हुए बोलती है, आखिर कब तक मुझे उससे दूर रहना होगा? उनकी गलती की वजह से मुझे अपने बेटे को अपने आप से दूर करना पड़ा। आखिर कब तक मुझे ऐसा करना पड़ेगा? मैं उससे और दूर नहीं रह सकती हूँ। क्या हम उसे लेने के लिए नहीं जा सकते हैं? प्लीज़ मुझे बताइए। तभी वो पर्सन बोलता है, कैंग से ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। जब तक कि ये फ्लावर पूरी तरह से खिल नहीं जाता तब तक हम उसे यहाँ नहीं ला सकते हैं, क्योंकि अगर किसी को भी पता चला कि वो कौन है
तो उसके लिए खतरा हो सकता है। एक बार मैंने अपने पूरे सेक्ट को बर्बाद होते हुए देखा था, इस बार मैं तुम्हें अपने आप से दूर नहीं होने दूंगा। तुम जानती हो कि उस युद्ध की वजह से मैंने अपने दोस्तों को खो दिया। हम नहीं जानते कि इस वक्त वैन कबीला क्या कर रहा है। भले ही वैन रूहान मर चुका है, लेकिन उसका बेटा अभी भी जिंदा है और वो हमें ढूंढने की कोशिश कर रहा है। ये तो सही है कि हम यहाँ हैं, अगर हम बाहर की दुनिया में गए तो उन्हें पता चल जाएगा। विहिंग सुरक्षित है। तभी कैंग से बोलती है, नहीं, मुझे यकीन नहीं है कि मेरा बेटा सुरक्षित है, मुझे उसके पास जाना है। तभी वो पर्सन बोलता है, नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, प्लीज़ तुम समझती क्यों नहीं हो। वो बोलती है कि नहीं, मुझे कुछ नहीं समझना, मुझे उसके पास जाना है, उसे देखना है, आखिर वो कितना बड़ा हो गया होगा। कैंग से सेरन बहुत ज़्यादा जिद करने लगती हैं अपने बेटे वी से मिलने के लिए, लेकिन वी चांग से उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि वो अभी उससे नहीं मिल सकते हैं, इसमें खतरा है। लेकिन कैंग से सेरन तो समझने के लिए तैयार ही नहीं थी। तभी वी चांग से की नज़रें उस फ्लावर पर पड़ती हैं जिसकी एक कली खिल चुकी थी। ये देखने के बाद वी चांग से बहुत खुश हो जाते हैं और बोलते हैं, वो देखो, वो देखो उस फ्लावर की तरफ, वो उसमें से एक फूल खिल गया है। जैसे ही कांग से सरन ने ये सुना तो वो जल्दी से उस फ्लावर की ओर देखती हैं जिसमें से उस कली की एक पंखुड़ी खिल चुकी थी। ये देखने के बाद वी चांग से और कैंग से सरन दोनों ही बहुत खुश हो जाते हैं। इस फ्लावर के खिलने का मतलब है कि वी जिंग अब फॉक्स में बदलने लगा है। तभी कैंग से सरन थोड़े चिंतित होते हुए बोलते हैं, वी जिंग फॉक्स में बदलने के लिए लगभग 1 महीना लेगा, क्योंकि उसे उसकी पावर्स आने में 1 महीना लगेगा। जब मैं पहली बार फॉक्स में बदली थी तो मुझे 1.5 महीना लगा था। मुझे लगता है वी जिंग को 1 या 1 से ज़्यादा महीने लग सकते हैं। तभी वी चांग से कैंग से सरन की ओर देखते हैं और बोलते हैं कि हाँ, तुम चिंता मत करो, हम बहुत जल्द वी से मिलने जाएंगे और उसे वापस यहाँ ले आएंगे। उसके बाद हम सभी यहाँ रहेंगे हंसी खुशी। हम उसे कभी वहाँ नहीं भेजेंगे, हम कभी उस दुनिया में नहीं जाएंगे, हम हमेशा यहीं रहेंगे। तभी कैंग से सरन रोते हुए बोलती हैं, ये सब मेरी गलती है, मेरी वजह से आपको अपने कबीले को खोना पड़ा, मेरी वजह से आपको अपने दोस्तों को खोना पड़ा, मुझे माफ़ कर दीजिए। तभी वी चांग से कैंग से सरन को गले लगाते हुए बोलते हैं, नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, गलती तो उस वैन रूहान की थी जो तुम्हें पकड़ना चाहता था। मैंने बस तुम्हें प्रोटेक्ट किया है और मेरे कबीले ने भी तुम्हें प्रोटेक्ट किया है। उन सब ने तुम्हें स्वीकारा था, मैंने ही नहीं। उन्होंने सब ने तुम्हें अपनी महारानी माना था। अब रोना बंद करो, जो हो गया उसे याद करके कोई फ़ायदा नहीं है। इसके बाद कैंग से सेरन वी चांगसे को और भी टाइटली हग कर लेती हैं और बोलती हैं, हम उससे मिलने कब जाएंगे। वी चांग से कैंग से सेरन की ओर देखते हैं और बोलते हैं, महारानी, हम बहुत जल्द उनसे मिलने जाएंगे और उसे यहाँ लेकर आएंगे। ठीक है, आप चिंता मत कीजिए। इसके बाद अब हमें एक सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा अंधेरा था। एक पर्सन एक बहुत बड़े थ्रोन पर बैठा हुआ था। तभी उसके पास एक सर्वेंट आता है और वो बोलता है, महाराज, आपसे मिलने के लिए शो यांग आया है। जैसे ही वो पर्सन जो वहाँ थ्रोन पर बैठा हुआ था शो यांग का नाम सुनता है तो वो बोलता है, उसे जल्दी मेरे पास भेजो। इसके बाद वो सर्वेंट वहाँ चला जाता है। इसके बाद वहाँ पर एक पर्सन आता है जिसने ब्लैक कपड़े पहने हुए थे और उसके हाथों में एक तलवार थी। वो आकर उस पर्सन को वॉक करता है जो वहाँ पर थ्रोन पर बैठा हुआ था। इसके बाद वो पर्सन बोलना शुरू करता है, महाराज, आपके लिए मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन है। तभी वो पर्सन जो थ्रोन पर बैठा हुआ था वो बोलता है, जल्दी बोलो। इसके बाद वो बताना शुरू करता है, महाराज, लैन चिरन ने अपने दोनों राजकुमारों की शादी जियांग कबीले के दोनों ओमेगा राजकुमारों से करवाई है। जैसे ही वो पर्सन ये सुनता है तो वो अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और बोलता है, ऐसा कैसे हो सकता है, लैन कबीला और जियांग कबीले से रिश्ता कर सकता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या वो आज से 10 साल पहले हुए उस युद्ध को भूल गए? ऐसा नहीं हो सकता। लैन चिरन कभी भी अपने राजकुमारों की शादी जियांग कबीले में नहीं करवाएगा। तभी वो पर्सन स्माइल करते हुए बोलता है, राजकुमार, मैंने आपसे झूठ नहीं कहा है, मैंने जो भी कहा है वो बिल्कुल सच है। लैन चिरन ने अपने दोनों राजकुमारों की शादी जियांग कबीले में करवाई है। उसके सबसे बड़े राजकुमार यानी कि जो लैन कबीले के कुल प्रमुख हैं, उनकी शादी जियांग चैंग से हुई है, जो कि जियांग कबीले का सबसे बड़ा राजकुमार है। और लैन चिरन के सबसे छोटे नेफ्यू लैन वांगजी की शादी वी यिंग से हुई है, जो जियांग कबीले का सबसे छोटा राजकुमार है। जैसे ही वैन चाओ ये सुनता है तो वो बोलता है, क्या वी यिंग?
तभी वैन चाओ कुछ सोचता है और वो बोलता है शोयांग तुम अभी जाओ और लैन कबीले पर नज़र रखो। मुझे उस वे यिंग के बारे में सभी जानकारियाँ चाहिए, तुम कैसे भी पता करो। शोयांग राजकुमार को बू करता है और बोलता है जी महाराज आप चिंता मत कीजिए, मैं 2 दिन बाद आपको सभी जानकारियाँ अच्छे से दे दूंगा और अगर मुझे वो मिल गया तो क्या करना है महाराज। तो वैन चाओ स्माइल करता है और बोलता है तो फिर उसे साथ लेकर आना। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। अब हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। मॉर्निंग के 5 बजे हुए थे। वांग जी की आंखें खुलती हैं तो वो देखता है कि वी यिंग ने उसे हक किया हुआ है। जिसके बाद वांग जी वी यिंग को खुद से दूर करता है और वो खड़ा होता है। बाथरूम में जाकर वो शावर लेता है। इसके बाद वो वापस से बाहर आता है और मेडिटेशन करने के लिए बैठ जाता है। कुछ टाइम के बाद वी यिंग की भी आंखें खुल जाती हैं। वी यिंग भी खड़ा होकर नहाकर फिर वो जिंगसे को अच्छी तरह से साफ करता है और फिर वो खाना बनाने के लिए लग जाता है। तभी वांग जी के डोर पर किसी ने नॉक किया। वांग जी जल्दी से जाकर डोर को ओपन करता है तो वहाँ पर एक लैन कबीले का डिसिपल खड़ा हुआ था। जैसे ही वांग जी ने उस डिसिपल को देखा तो उसने कहा कि राजकुमार आपको गुरुजी लैन ने बुलाया है। जैसे ही वांग जी ने ये सुना तो वो बोलता है ठीक है मैं अभी आता हूँ, तुम चलो। इसके बाद वांग जी रूम के अंदर वापस आता है और वो जल्दी से अपने अपर रोब्स को पहनता है और वो जिंगसे से बाहर निकल जाता है। इसके बाद अब हमें दिखाया जाता है कि लैन चेरन अपने रूम के अंदर बैठा हुआ था और वो कुछ सोच रहा था। तभी वांग जी वहाँ पर आता है और वो गुरुजी लैन को भोग करता है। जैसे ही लैन चेरन ने वांग जी को देखा तो वो बोलता है वांग जी यहाँ आओ। इसके बाद वांग जी जल्दी से अपने अंकल के पास जाता है और वहीं बैठ जाता है टेबल पर। इसके बाद गुरुजी लैन ने वांग जी की ओर देखा और वो बोलते हैं वांग जी तुम भूल गए हो क्या जो मैंने तुमसे कहा था तुम्हें क्या करना है, क्या तुम्हें पता नहीं है। वांग जी अपने अंकल की ओर देखता है और बोलता है अंकल ऐसा नहीं है, मैं वही कर रहा हूँ जो आपने मुझसे कहा है। तो गुरुजी लैन वांग जी की ओर देखते हैं तो बोलते हैं तो फिर तुमने अभी तक मुझे जानकारी क्यों नहीं दी कोई भी। वांग जी अपने अंकल की ओर देखता है और बोलता है अंकल मैं आपको कल उससे सभी जानकारियाँ पता करके आपको दे दूंगा, आप चिंता मत कीजिए। इसके बाद वांग जी गुरुजी लैन की ओर देखता है। गुरुजी लैन वांग जी से बोलते हैं ठीक है मुझे जल्द से जल्द कैंगसे सेरन और वी चांगसे के बारे में जानकारी चाहिए। वांग जी भूलना मत कि वो किसका बेटा है। वांग जी अपने अंकल की ओर देखता है और बोलता है नहीं मैं कभी नहीं भूल सकता अंकल, मैं उसे जितना हो सके उतना पनिशमेंट दूंगा, आप चिंता मत कीजिए। वो खुद मजबूर होके मुझे सब बताएगा कि वी चांगसे और कैंगसे सेरन कहाँ है। इस वक्त वांग जी की आंखों में बहुत गुस्सा नजर आ रहा था जो लैन चिरन भी साफ साफ देख सकता था। इसके बाद वांग जी अपने अंकल को बो करता है और वो उनके रूम से बाहर चला जाता है। अब हमें जिंगसे का सीन दिखाया जाता है। वे यिंग वहाँ बैठा हुआ था और वो अपने ब्रदर जियांग चेंग से बातें कर रहा था। तभी वहाँ पर वांग जी आता है और वो वे यिंग की ओर देखता है। जैसे ही जियांग चेंग ने लैन वांग जी को वहाँ देखा तो वो उन्हें बो करता है और बोलता है वे यिंग अब मुझे जाना चाहिए। इसके बाद जियांग चेंग वहाँ से चला जाता है। जियांग चेंग के जाने के बाद वांग जी जिंगशी का डोर बंद कर देता है। वे यिंग वांग जी को ऐसे देखकर थोड़ा सा डर जाता है। इसके बाद वांग जी वे यिंग की ओर देखता है और बोलता है अपने रोब्स उतारो। जैसे ही वे यिंग ये सुनता है तो उसकी पूरी बॉडी कांपने लगती है। वांग जी वे यिंग की ओर देखता है और बोलता है मैंने जो कहा तुमने सुना नहीं, अपने रोब्स उतारो। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही।